मैं विशाल प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय, अलीगंज, लखनऊ। जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में ब्लॉक 2 के अंतर्गत शास्त्रीय विचारकों को पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने वुड्रो विल्सन को, मेरी पार्कर फॉलेट को, फ्योल को और टेलर के विचारों को देखा हमने। आज हम लोग व्यवहारवादी और व्यवस्था संबंधित विचारकों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम एल्टन मेयो और दूसरे विचारक के रूप में हम इसमें हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एल्टन मेयो के विचारों से। एल्टन मेयो के विचारों को जानने से पहले हम एल्टन मेयो ने कौन कौन से व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत विचार दिए उसको देखते हैं। तो एल्टन मेयो को विचारों को जानने के लिए सबसे पहले हम उसे एक इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ थीम के रूप में देखेंगे कि एल्टन मेयो ने किन परिस्थितियों में अपने विचारों को दिया था। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि एल्टन मेयो जो व्यवहारवादी सिद्धांत के जो जनक भी माने जाते हैं, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें मानव संबंध विचारधारा के लिए उत्तरदायी जो कारक थे उसका अध्ययन करेंगे। फिर तीसरे अध्ययन के रूप में हम मानव संबंध विचारधारा की क्या मूल मान्यताएं थी उनका अध्ययन करेंगे। और इस व्यवहारवादी विचारण के अंतर्गत मेयो ने कौन कौन से प्रयोग किए थे, जैसे हार्थन प्रयोग किए थे उन्होंने, बैंक वायरिंग प्रयोग किए थे उन्होंने, प्रकाश दीप्त प्रयोग किए थे उन्होंने, इनकी देखेंगे विचारों को। फिर हम देखेंगे कि मेयो की किस संदर्भ में आलोचना की जाती है, कि मेयो ने किन किन पक्षों को नहीं देख पाए, मैं उसकी आलोचना किस आधार पे विभिन्न प्रशासनिक चिंतक करते हैं, हम उसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मेयो ने अपने मानव संबंध विचार के संबंध में कैसे प्रेरणा ग्रहण की। तो हम जैसा कि हम अपने पहले के जिन विचारकों को भी पढ़ा हमने, वे सभी शास्त्रीय विचारकों के अंतर्गत आते थे और जितने भी शास्त्रीय विचारक थे वो संगठन कैसे कार्य करे, संगठन में कैसे तकनीक का प्रयोग किया जाए, केवल इस पर बात कर रहे थे। उस संगठन में मानव की क्या भूमिका होगी, मानव के बीच में आपस में कैसे संबंध बनते हैं, ये उस पर बात नहीं की जाती थी। तो जो मानव संबंध विचारधारा है वो शास्त्रीय विचारकों को पूरी तरह से खंडन नहीं करती। जो उसमें कमियां थी उन कमियों को दूर करने की बात एल्टन मेयो अपने विचारों में करते हैं। उनका मानना जो शास्त्रीय विचारधारा थी वो संरचना केंद्रित थी, कैसे संरचना में, स्ट्रक्चर में कैसे क्या सुधार किया जाए जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, इसकी बात करते थे। लेकिन मेयो सबसे पहले आकर इन्होंने इस संगठन को पूरा अध्ययन एक तरह से मनुष्य केंद्रित करने लगे और जो मानव संबंध विचारधारा है वो मनुष्य केंद्रित है और इसको नए नव शास्त्रीय विचारधारा भी कहा जाता है। अल्टन मेयो एक प्रकार से देखा जाए तो संक्रमण कालीन अवस्था के विचारक माने जाते हैं, क्योंकि उस समय एक तरह से शास्त्रीय विचारधारा जो संगठन के नियमों, संगठन में तकनीक के प्रयोग, संगठन से कैसे मजदूरों से मैक्सिमम उपयोग करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसकी बात कर रही थी। लेकिन मेयो ने आके इसमें सुधार किए और इसी के कारण मेयो को प्रथम व्यवहारवादी विचारक होने का भी गौरव प्राप्त है और मेयो को सांगठनिक चिंतन में नव प्रवर्तक की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि मेयो सबसे पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने मशीन के पीछे कैसे जो निहित मूल्य हैं और मनुष्य जो मशीनों के पीछे जो एक निहित मनुष्य है उसको देखने का प्रयास किया और संगठन में तकनीकी मानव के स्थान पर सोशली मानव को देखने का भी प्रयास किया कि कैसे सोशल लेवल पे, सोशल तरीके से कैसे अगर मनुष्यों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाया जाए, इससे भी उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। तो इन परिस्थितियों में एक तरह से देखा जाए तो एल्टन मेयो व्यवहारवादी विचारक के एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत थे। तो एल्टन मेयो को कैसे संगठन में इन कमियों को दूर करने के लिए और कैसे प्रेरणा मिली, इसके लिए उनके जो अध्ययन शैली थी उसको देखते हैं। मायो मूलतः ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड से थे
और उन्होंने दर्शन शास्त्र विषय में पोस्ट ग्रेजुएट किया था। और चूंकि जो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होता है, वो मनुष्य के अवचेतन मन में क्या चल रहा है, मनुष्य कैसे समाज के बारे में सोच रहा है, इसमें फिलॉसफी में इस पे ज्यादा बल दिया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण बना मेयो के संगठन में मनुष्यों के अध्ययन के ऊपर। इसके साथ साथ जो मेयो का टाइम पीरियड था, वो एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का पीरियड था। और अपने इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मेयो जो वर्ल्ड वॉर में जो घायल हुए थे सैनिक, उनको उनका देखभाल करने का मौका मिला था। और उस देखभाल करने के मौके ने उन्होंने मनुष्यों में और ज्यादा रुचि पैदा की, और जिससे मेयो में मनोवैज्ञानिक रुचि डे बाय डे बढ़ती चली गई कि मनुष्य किस परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है, और उस व्यवहार का समाज के ऊपर, संगठन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका पूरा अध्ययन मेयो ने अपने विचारों में किया। और इसके बाद मेयो ने हार्वर्ड स्कूल से, बिजनेस स्कूल से जुड़े, और यहीं से अपना पूरा शोध कार्य इन्होंने अपने आगे बढ़ाया। और इन पूरे शोध कार्यों के दौरान उन्होंने संगठन में कैसे मनुष्यों के बीच आपसी मेलजोल को बढ़ाया जाए, इसकी बात वो करते हैं। इसके साथ साथ जो मानवीय संबंध के विचारक हैं, उन्हें कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण मानवीय संबंध विचारधारा के विकास के लिए एक तरह से उर्वरक भूमि तैयार की। तो इसमें मानना गया कि जो शास्त्रीय विचारक थे, वो संगठन में जो मनुष्यों की भूमिका थी, बस उसको आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही बस मानते थे कि भाई कोई भी जो मनुष्य है, वो संगठन में बस इसलिए जुड़ा है कि कैसे कंपनी के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और कैसे मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक पैसे कमा सके। लेकिन कोई भी ऐसा उस समय विचार नहीं चल रहा था जो ये जो है कि किसी अन्य कारणों से भी मनुष्य किसी संगठन से जुड़ सकता है। इस संबंध में मेयो ने अपने विचार दिए। उन्होंने कहा मानव संबंध जो विचारधारा का विकास था, वो 1920 के बाद हुआ। यद्यपि औद्योगिक मनोविज्ञान पर लेखन ह्यूगो मैन्सवर्थ की पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी के प्रकाशन के बाद से शुरू हुई थी, लेकिन इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ उद्योगों की समस्याओं के विश्लेषण के लिए एक नई तकनीक विकसित हुई। लेकिन मानव संबंध विचारधारा के विकास में निम्नलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी थी। इसके लिए अल्टन मेयो ने दो कारकों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। उस समय अमेरिका में उद्योगों में क्या अनुपस्थितिवाद का एक चलन बढ़ रहा था। एक तरफ तो अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या थी, रोजगार की लोगों को जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ वहीं कंपनियों में काम करने में जो लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं गैप करते थे, डेली अपने काम में अनुपस्थित रहते थे। तो ये समझ से परे था कि एक तरफ एक बेरोजगारी की समस्या भी है, लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति अपने कार्यों में रुचि क्यों नहीं ले रहा है और अपने कार्यों को पूरी लगन के साथ क्यों नहीं कर रहा है। और जो दूसरा कारण था बिहेवियर अप्रोच के बढ़ने का, वो ये था कि जो टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत था, उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के माध्यम से उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, कैसे कैसे टेक्निक्स का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जाए, कैसे वो एक तरह से रेट सिस्टम की बात करते हैं कि कैसे रेट सिस्टम में सुधार के माध्यम से हम सैलरी जो पैटर्न है उसमें चेंज करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सारे वैज्ञानिक प्रबंधन को अपनाने के बाद भी एक प्रकार से उतना उत्पादन नहीं बढ़ रहा था जितनी सबको उम्मीद की। और यही वह कारण था जो इस बात के लिए बाध्य कर रहे थे कि संगठन को एक नई दृष्टि से देखा जाए। और यही प्रयास अल्टन मेयो के द्वारा किया गया। तो एक प्रकार से जो उत्तरदायी कारक थे वो दो थे। पहला यही कारण था कि जो अमेरिकी उद्योगों में अनुपस्थितिवाद का कल्चर बढ़ रहा था, और दूसरा कारण यह था कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के बाद भी उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो रही थी जितनी की उम्मीद की गई थी। तो इन परिस्थितियों में व्यवहारवादी उपागम अपने अध्ययन को, संगठन को अपने अध्ययन का विषय बनाता है। तो हम देखते हैं कि जो मानव संबंध उपागम थे
उसकी मूल मान्यताएं क्या थी, किन आधारों पर यह सिद्धांत टिका हुआ था। तो यद्यपि म्यो से पहले भी मानव व्यवहार के अध्ययन में अध्ययन किया गया था, लेकिन वो सभी एकांगी थे और शास्त्रीय चिंतक संगठन को पूर्ण रूप से पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि टेलर और जो फ्योल का चिंतन था वो एकांगी था और असंतुलित माना जा रहा था। केवल उसमें संगठन के क्या नियम हो, कैसे तकनीक को हम महत्वपूर्ण माने, जिसे फ्योल ने 14 प्रकार प्रबंधन की 14 तकनीक्स बताए। फ्योल ने वैज्ञानिक सिस्टम की बात की, बेस सिस्टम की बात की और कटिंग टूल्स की बात की। इन सब के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उत्पादन ज्यादा बढ़ नहीं रहा था। तो मेयो ने इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया और संगठन का एक पूर्ण खाका खींचा उन्होंने और एक पूर्ण चित्र सबके सामने रखा। और यही कारण है कि मेयो को मानव संबंध उपागम का पिता कहा जाता है। और मेयो ने इस उपागम की 3 विशेषताएं मानी। उन्होंने माना कि इन 3 आधारों पे अगर संगठन कार्य करेगा तो फिर उसको बृहद स्तर पे हम देख सकते हैं। और संगठन के अध्ययन में उन्होंने सबसे पहले मनुष्य की भूमिका की अध्ययन की, कि मनुष्य का एक संगठन में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ कैसा संबंध होगा, इस पे बात की। और मानव संबंध उपागम शास्त्रीय चिंतकों की तरह केवल आर्थिक मानव के जो विचार था उनका, उसको अस्वीकार करते। कहते मनुष्य का जो आर्थिक मानव के रूप में अध्ययन है वो एक प्रकार से एकांगी है। मनुष्य किसी भी संगठन से केवल आर्थिक गतिविधि के लिए नहीं जुड़ता। केवल आर्थिक चीजें ही उसको मोटिवेशन का कारण नहीं होती, बल्कि अन्य कई और अन्य भी कारण होते हैं जिसके कारण मनुष्य किसी भी संगठन से जुड़ता है और उसके एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ चीजें अट्रैक्ट करती हैं और उस चीजों के माध्यम से वो किसी भी संगठन से जुड़ता है। तो जहां शास्त्रीय चिंतक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संगठन से केवल आर्थिक लाभ की इच्छा से ही जुड़ा है, लेकिन मेयो मानते हैं कि संगठन में जो हर व्यक्ति होता है उसकी आवश्यकताएं अलग अलग है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति केवल अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए किसी संगठन से जुड़ा हो, अपने आप को बिजी रखने के लिए जुड़ा हो, उसका कहीं से भी आर्थिक उद्देश्य कोई ना हो। लेकिन जो शास्त्रीय सिद्धांतकार थे वो इस बात का अध्ययन नहीं समझ पाए। उनको लगा कि जो भी व्यक्ति होता है वो अगर किसी संगठन से जुड़ता है तो उसका जुड़ने का एक और एकमात्र उद्देश्य आर्थिक गतिविधि में अपनी भूमिका को बढ़ाना होता है। लेकिन मेयो ने अपने इस विचार में संशोधन करते हुए शास्त्रीय विचार में इसको 3 उद्देश्यों से जुड़ने की बात करते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो 3 उद्देश्यों से जुड़ सकता है। इससे क्या होगा कि कभी कोई व्यक्ति कार्य संतोष के लिए, मतलब कोई भी एक्टिविटी करने से उसको एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए भी जुड़ सकता है और वहां पे वो आर्थिक तत्व नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हम समाज में आधुनिक समय में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में एक सफल इंसान है, वो प्राइवेट सेक्टर में 2 करोड़ के पैकेज पे है या 10 करोड़ के पैकेज पे है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी छोड़कर सिविल सेक्टर से जुड़ जाते हैं, सिविल सर्विस से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे केवल ये कहना कि व्यक्ति केवल आर्थिक कारणों से ही किसी संगठन से जुड़ा रहता है तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट में व्यक्ति था वो 10 करोड़ का पैकेज पे था, तो उसको तो एक प्रकार से इकोनॉमिक गतिविधि में वो बहुत ही आगे था, लेकिन उसने अपने वहां पे जो कार्यों का विविधीकरण है, डाइवर्सिटी है, वो उसको नहीं फील कर पाया। उसको लगा कि नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं बने, हम अगर सिविल सर्विस में जाएंगे तो वहां पे मेरे कार्यों की भूमिका का विस्तार होगा और हमें समाज सेवा करने का, और जो समाज में एक तरह से गरीब तबका है, जो एक तरह से सबसे निचले स्तर पे, उसके लिए कुछ करने का मौका मिलेगा और विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को हम एक पोस्ट पे रहते हुए कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर से सिविल सेक्टर की तरफ चले जाते। और इसका ठीक उल्टा उदाहरण भी है। वैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में एक प्रकार के सिविल सर्विस को सबसे सर्वोच्च पोस्ट माना जाता है और उस पर सिलेक्शन होना ही सबसे बड़ी बात मानी जाती है। लेकिन हम आधुनिक समय में देखें तो कुछ व्यक्ति सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने के बाद उससे त्यागपत्र देकर अपनी भूमिका को किसी दूसरे संगठन में लगा देते हैं।
उदाहरण के लिए अगर हम एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक आईएएस थे, रोमन सैनी, वो सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने के बाद एक अच्छी रैंक पे प्रॉपर आईएएस का पोस्ट पाने के बाद भी उन्होंने अपने पोस्ट त्यागपत्र देते, उनको लगा कि उनकी जो भूमिका है वो शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा अच्छे से हो सकती, और वो एक प्रकार से अन अकेडमी, एक प्राइवेट संस्थान के माध्यम से अपने गतिविधि को संचालित कर रहे हैं। तो ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा आर्थिक गतिविधि के कारण किसी संगठन से जुड़ता है, ये नहीं है। कि सिविल सर्विस में भी आदमी को पैसे, लेकिन उनको लगा कि अपनी भूमिका हम दूसरे वे में ज्यादा अच्छे से कर सकते, और उस भूमिका को करने के लिए वो अपनी सिविल सर्विस की जो क्लास 1 की नौकरी होती है उससे त्यागपत्र देकर प्राइवेट सेक्टर में आ गए। तो यहां से जो शास्त्रीय विचारक ये मानते थे कि आर्थिक गतिविधि ही सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी संगठन में किसी भी व्यक्ति के जुड़ने के, ये एक प्रकार से उसकी आलोचना बन गई। जो दूसरा कारण मानते थे मेयो, वो कहते थे कि केवल औपचारिक समूह ही नहीं, औपचारिक वार्ता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, इसके लिए अनौपचारिक समूह भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेयो का मानना था कि किसी भी संगठन में जो अनौपचारिक समूह होते हैं उसको भी महत्व को रेखांकित करना चाहिए। संभवतः संगठन में जो लोग होते हैं अपनी भावनाओं और विचारों के कारण छोटे छोटे ग्रुप में बना लेते हैं, और उस ग्रुप में वो एक प्रकार से अपने भावनाओं और विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, और ऐसा करने से वो एक प्रकार की संतुष्टि का अनुभव पाते हैं, और जो कि किसी भी मनुष्य का अल्टीमेट एम यही होता है कि वो साइकोलॉजिकली रूप से संतुष्टि का फील करे। तो संगठन में अनौपचारिक समूह के कारण भी कुछ लोग किसी भी संगठन से जुड़ते हैं। हम कई एग्जाम्पल ऐसे भी देखते हैं कि कोई भी एक किसी भी व्यक्ति का कोई एक फ्रेंड है, वो किसी संगठन में जुड़ गया, और उसके जुड़ने से जो उसका मित्र था वो भी प्रेरित हुआ कि हमको भी इस संगठन से जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो मानवीय कारण है वही महत्वपूर्ण बन रहे हैं, इस कारण से भी लोग जुड़ते हैं। इसके साथ साथ जो मेयो का मानना था कि संगठन में एक प्रकार से सहभागी प्रबंधन भी होना चाहिए, और सहभागी प्रबंधन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी संगठन में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और मेयो का मानना था कि जो प्रबंधक हैं और जो श्रमिक हैं उन दोनों को निर्णय प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर संगठन का जो प्रबंधक होगा वो अगर श्रमिकों के विचारों को सुनेगा और उनको निर्णय को लागू करने में अगर उनके निर्णयों को भी अगर उसका पार्ट बनाएगा, तो इससे प्रबंधक और श्रमिक दोनों के बीच में एक प्रकार से मेलजोल बढ़ेगा, और ये किसी भी संगठन के किसी भी गतिविधि को, चाहे वो उत्पादन की गतिविधि हो, चाहे उन दोनों में सामंजस्य करने की बात, वो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए मेयो का मानना था कि प्रबंधक को श्रमिकों से भी प्यार से बात करनी चाहिए, इससे उसे संतुष्टि मिलेगी, और संतुष्टि मिलने से क्या होगा कि वो संगठन के प्रति एक लगाव की फीलिंग करेगा। और जब ये किसी भी संगठन से या किसी भी कार्य से जब व्यक्ति कोई लगाव अनुभव करता है तो वो अपने कार्य को एक अच्छी प्रकार से संचालित करने का प्रयास करता है। तो ये सारे जो मनुष्यों के अंतर्गत कौन कौन सी अंतर मन में कौन कौन से विचार चलते हैं उसका अध्ययन करने का प्रयास अल्टन मेयो किए थे, और इसी अध्ययन को करने के लिए उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में या संगठन के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए। तो आइए अल्टन मेयो ने कौन कौन से प्रयोग किए उसको जानते हैं। जो सबसे पहला प्रयोग था अल्टन मेयो का वो उन्होंने 1921 में किया, और एक फिलाडेल्फिया के कपड़े मिल में जो कर्मचारी थे वो अपने कार्यों को करने नहीं आ रहे थे, और इसलिए वहां पे उस मिल में अनुपस्थितिवाद की समस्या पैदा हो रही थी। तो मेयो को लगा कि दो विरोधी विचारधाराएं एक साथ कैसे संपादित हो रही हैं, कि एक तरफ तो बेरोजगारी की समस्या है और दूसरी तरफ जो व्यक्ति रोजगार में है वो अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर रहे। तो इसी के बाद मेयो का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है, मेयो ने उस प्रयोग को किया जो कि हाथॉर्न प्रयोग कहा जाता है।
हाथॉन प्रयोग 1924 से लेकर 1927 तक किया गया और इसमें विभिन्न विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया गया। मेयो यद्यपि इस प्रयोग में शुरुआत से नहीं जुड़े हुए थे, मेयो 1927 में जब ये प्रयोग अपने अंतिम चरण में था, उन परिस्थितियों में इस प्रयोग से जुड़े थे। तो हाथॉन है वो एक अमेरिका में टाउन था, एक कस्बा था जो कि इलिनॉइस प्रांत में स्थित था और हाथॉन में एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी और इलेक्ट्रिक कंपनी जो टेलीफोन के इक्विपमेंट बनाती थी उससे गतिविधियों में अपने आप को लगाई हुई थी। तो मेयो ने अपने हाथॉन प्रयोग के अंतर्गत जो पहला प्रयोग किया उन्होंने महान प्रतिदीप्त प्रयोग कहते हैं उसको। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, उनका यह मानना था कि क्यों प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए उन्होंने ये अध्ययन किया कि क्या जो कार्य करने की जो जगह होती है वहां पे क्या किसी भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इसका अध्ययन उन्होंने हाथॉन प्रयोग के जगत किया और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो उस कंपनी में कार्य करने वाली लड़कियां थी उसमें से उन्होंने 12 लड़कियों को चुना और 6 लड़कियों को उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया और 6 लड़कियों को उन्होंने दूसरे ग्रुप में रखा और वहां पे लाइटिंग सिस्टम मतलब कितना एक भौतिक जगह पे एक लाइटिंग सिस्टम कितना क्या कहते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके अध्ययन करने की बात की। इसके साथ इंसेंटिव देने की भी बात की और उनसे बोला गया कि जो पर्यवेक्षक है वो भी इन सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार करे। तो इन आधार तीनों आधार पर देखा जाएगा कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो उन्होंने एक जो 6 लड़कियां थी उनको एक ग्रुप में रखा और 6 लड़कियों को दूसरे ग्रुप में रखा। तो उन्होंने देखा कि जो लाइट का इफेक्ट है वो ज्यादा नहीं पड़ रहा था। कभी लाइट को कम रखा गया, कभी लाइट को ज्यादा रखा गया, कभी एक ग्रुप के लिए ज्यादा रखा गया, कभी दूसरे ग्रुप को ज्यादा रखा गया। लेकिन मेयो ने देखा कि जहां लाइट कम है वहां पे भी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और इसका मतलब था कि जो भौतिक परिस्थिति उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो इस प्रयोग के माध्यम से मेयो ने 2 परिकल्पनाओं का सुझाव दिया। पहली परिकल्पना में मेयो ने कहा कि जो व्यक्तिगत मजदूरी भुगतान प्रोत्साहन ने उत्पाद में वृद्धि को तो प्रेरित किया और जो दूसरी परिकल्पना थी उन्होंने कहा कि जो पर्यवेक्षित तकनीकों में परिवर्तन ने मनोवृत्ति और उत्पादन में सुधार किया कि जब उनको लगा कि हम इस कार्यों से जुड़ रहे हैं तो फिर उन्होंने इसमें एक प्रकार से संगठन में उत्पादन प्रक्रिया में ज्यादा योगदान दिया और उनको लगा कि जो प्रबंधक हैं वो हमारे बारे में भी सोच रहे हैं। और जो दूसरा प्रयोग एल्टन मेयो ने किया वो उनका टोली संयोजन परीक्षण कक्ष प्रयोग कहा जाता है। इसके लिए भी मेयो ने 2 नए समूह बनाए और अन्य सभी कर्मचारियों से उनको अलग कक्षाओं में बैठाया और उनको बोला गया कि जो व्यक्ति ज्यादा कार्य करेंगे तो उनको व्यक्तिगत प्रोत्साहन ज्यादा दिया जाएगा। तो इसमें मेयो ने देखा कि आरंभ में तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ लेकिन बाद में उत्पादन जो था वो एक तरह से फिक्स्ड हो गया, उत्पादन ज्यादा बढ़ नहीं रहा था। मेयो ने यह प्रयोग 14 महीनों तक किया और इस प्रयोग को करते रहे। लेकिन मेयो का मानना था कि यदि कार्यस्थल को अच्छा कर दिया जाए, वातावरण को और अधिक आरामदायक बना दिया जाए, जो पर्यवेक्षक लगे हुए हैं मजदूरों के कार्यों के देखभाल के लिए अगर उनका लोकतांत्रिकरण कर दिया जाए और वो मजदूरों से एक प्रकार से लोकतांत्रिक रूप से उनकी समस्याओं के बारे में पूछें, उनके समस्याओं को उस पे एक प्रॉपर रिस्पांस करें तो हम कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। उनका मानना था अगर एक दूसरे से मजदूरों को घुलने मिलने दिया गया, जब ऐसा किया गया तो विपरीत परिस्थितियों में भी मेयो ने देखा कि उत्पादन बढ़ गया। इससे यह भावना प्रकट हुई कि वे जो मनुष्य कार्य करें वो एक प्रकार से व्यक्तियों की टीम है और जब सभी व्यक्ति एक व्यक्तियों की टीम में काम करते हैं तो वो एक प्रकार से लगाव महसूस करते हैं। वो केवल मशीन का पुर्जा अपने आप को नहीं मानते, उनको लगता है कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसका भी ध्यान दिया जा रहा है और
जब उनको पर्यवेक्षक से जो कार्य संतुष्टि की अनुभूति हुई, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने बोला कि जो मजदूर होता है वो कार्य से अपना लगाव का अनुभव करने लगता है। तो इन प्रयोगों के आधार पर जो मेयो ने जो निष्कर्ष निकाला, उनका मानना था कि किसी भी संगठन में अनौपचारिक समूह का होना बहुत ही जरूरी है, और जो मानवीय पर्यवेक्षण हो वो एक प्रकार से मानवीय अप्रोच को भी अपनाए हुए हो और लोगों से अच्छे प्रकार से व्यवहार करते हो। अनौपचारिक समूह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसलिए भी मेयो ने माना कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो न केवल अपने कंपनी की समस्याओं की बात करते हैं, बल्कि जो भी पारिवारिक समस्याएं भी उनके पास होती है उसका भी एक दूसरे से वो बात कर पाते हैं। तो जो फ्रस्ट्रेशन उनका होता है जिसकी वजह से वो कार्यों को ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर पाते, उसको भी वो संचालित करने का प्रयास करने लगते हैं। और क्यों, और उससे वो एक प्रकार से अपने फ्रस्ट्रेशन को जो अनौपचारिक ग्रुप है उसे शेयर करके वो एक तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, और उस रिलैक्स होने से जो उत्पादन गतिविधि है वो बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार से हा, हाथोन प्रयोग के अंतर्गत ये प्रयोग किया था। इसके साथ मेयो ने जो दूसरा प्रयोग किया था उसको उन्होंने नाम दिया था गहन साक्षात्कार मानवीय मनोवृत्तियां और भावनाएं। यह जो प्रयोग था यह कामगारों को प्रबंधन के कार्यक्रमों और नीतियों, कार्य दशाओं, उनके अधिकारी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं आदि पर अपनी पसंद और नापसंद के बारे में स्पष्ट रूप से खुलकर बोलने दिया गया। मजदूरों से यह कहा गया कि आपका साक्षात्कार लिया जाएगा, और इसके लिए मेयो ने लगभग 20,000 लोगों की बहुत बृहद स्तर पर संख्या की भी बात की। कहा कि मजदूरों से एक प्रकार से उनकी सभी समस्याओं के बारे में बात किया जाएगा, और जो भी उनकी एक शिकायत होगी, जो भी उस कंपनी में कार्य करने की दशाओं को जो नहीं अपने लिए उचित नहीं मानते, उनको सभी वो बताएं। और उनसे कहा गया कि जो भी आपकी शिकायत होगी उस शिकायत को जो आपके टॉप लेवल के अधिकारी होंगे उन तक पहुंचाई जाएगी। तो इस साक्षात्कार के माध्यम से और क्या कहा गया कि इन शिकायतों का विश्लेषण किया जाएगा, और यह जब ये प्रवृत्ति को अपनाया गया तो यह पाया गया कि भले ही शिकायतों के स्वरूप और जो तथ्य हैं वर्तमान में चल रहे उसके बीच में कोई परस्पर संबंध नहीं है, यद्यपि कोई सुधार भी आरंभ नहीं किए गए, लेकिन तब भी क्या हुआ कि उन केवल इंटरव्यू लेने से, केवल उनके समस्याओं को पूछ लेने से उनको लगा कि हाँ मेरी समस्याओं के बारे को अटेंड किया जा रहा है और हमारी बात को ऊपर टॉप लेवल तक अधिकारी तक पहुंचाई जा रही है। और टॉप लेवल के अधिकारी तक पहुंचाने के कारण कहा गया कि उससे उनको लगने लगा कि हमारी कार्यदशाओं में सुधार हो रहा है, और यद्यपि सैलरी भी नहीं बढ़ाई गई थी लेकिन कर्मचारियों को लगने लगा कि हमारी मजदूरी भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी या वर्तमान में बढ़ रही है। तो कंपनी द्वारा जब कामगारों की समस्याएं पूछे जाने लगी तो उनको लगने लगा कि जो मजदूरों को लगा कि प्रबंधन में उनकी भी क्या है, एक प्रकार से बराबरी की स्थिति है, और इस बराबरी की स्थिति ने उनको गर्व की अनुभूति दी, और वो स्वच्छता से अपने विचार रखने लगे सबके सामने। और इसके कारण क्या हुआ कि पर्यवेक्षक उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह भी पूछा गया। तो इस प्रकार जब मनुष्यों से मनुष्य को गतिविधियों के संचालन के बारे में पूछा जाने लगा तो इस गतिविधि को मेयो ने बोला कि ये जो सारी गतिविधि ये तकनीकी मानव की संकल्पना को ध्वस्त कर दिया, और इस सभी इंटरव्यू के माध्यम से एक प्रकार से समग्र सामाजिक मानव की संकल्पना आई सामने, और समग्र सामाजिक मानव की संकल्पना आने से जो मनुष्य थे वो सामाजिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़ पाए, और समाज में कैसे उत्पादन गतिविधि को संचालित करना है इसकी भी बात की। तो इन गतिविधियों के संचालित करने से उत्पादन प्रक्रिया एक प्रकार से बढ़ गई। तो तीसरा प्रयोग था अल्टन मेयो का, वो उनका था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसके अंतर्गत मेयो ने सामाजिक संगठन बनाने की बात की। उनका था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में ना एल्टन मेयो और उसके द्वारा यह अंतिम अध्ययन था। यह सामाजिक संगठन
और कार्य समूह के अंतर्गत अंतर समूह बलों, एक प्रकार से अनौपचारिक समूह की स्थापना की सक्रियता का विस्तृत अध्ययन था। कामगारों के 3 समूह एक प्रकार से मेयो ने बनाए थे, जिनके कार्य जो थे वो एक प्रकार से परस्पर संबद्ध थे। इसे ही बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। इस प्रयोग में क्या किया गया कि एक प्रकार से तनख्वाह समूह प्रोत्साहन योजना के आधार पर दी जाती थी और प्रत्येक वर्कर को समूह के कुल उत्पाद के आधार पर शेयर दिया जाता था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो अनुसंधान दल के सदस्य थे, उन्होंने पाया कि जो कामगारों के मानक उत्पादन के अपने ही मानक विकसित किए। जो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने एक उत्पादन का मानक बना लिया है, जो कि मैनेजमेंट के लक्ष्य से बहुत ही अपेक्षा कम थे। और मेयो को अनौपचारिक कार्य संहिता का पता चला और कर्मचारियों के कुछ जो उन्होंने अपने नियम बना रखा था, उसका पता चला। मेयो ने देखा जो कार्य समूह थे, वो अत्यधिक एकीकृत सामाजिक संरचना विकसित की और उस सदस्यों के बीच में आपस में एक समझौता हो गया था। और वो समझौता क्या हुआ था? उन्होंने पहला जो समझौता किया था कि कोई भी जो संगठन है, जो उन्होंने अलग-अलग संगठन में एक प्रकार से संरचना बनाई है, उसमें कोई भी संगठन उत्पादन को नहीं बढ़ाएगा। और अगर कोई उत्पादन को बढ़ाएगा, उसको रेस्ट बूस्टर कहा जाएगा। इसके साथ मेयो ने माना कि उन्होंने एक और संगठन बना लिया, अपने में समझौता कर लिया कि कोई भी उत्पादन को गिराएगा भी नहीं। जो उत्पादन को गिराएगा उसको चेस्लर कहा जाएगा। इसके साथ उन्होंने बोला कि जो अनौपचारिक समूह की ये संगठन बने, उन्होंने माना कि उसमें ये भी हो गया कि हम एक दूसरे की बुराई अपने टॉप लेवल के अधिकारी से नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया कि यदि इसमें से किसी भी व्यक्ति को अगर निरीक्षक बना दिया जाएगा, तो वो निरीक्षक का कार्य करते समय भी हम लोगों के प्रति एक प्रकार से सिंपैथी रखेगा। तो मेयो का ये मानना था कि आखिर में ऐसी क्या कारण है कि जो अनौपचारिक समूह के संगठन है, इन्होंने आपस में इस प्रकार का समझौता कर लिया कि वो उत्पादन को नहीं बढ़ाने की बात करते। इसके लिए उन्होंने बोला कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है, उसमें यह है कि उनको एक प्रकार से बेरोजगारी की समस्या लगती। मेयो का कहना था कि जो संगठन में कार्य करने वाले जो अलग-अलग समूह हैं, उनको लगता है कि अगर हम उत्पादन को बढ़ा देंगे, उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी में 100 मजदूर कार्य कर रहे हैं और वो 1000 बल्ब का उत्पादन कर रहे हैं, और अगर मोटिवेट होकर वही 100 मजदूर 2000 बल्बों का अगर उत्पादन करने लगे, तो उनका मानना था कि अगर हम 2000 बल्बों का उत्पादन करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं संगठन का जो मालिक होगा, उसको ये लगने लगता कि हम अगर 80 मजदूर भी रखें तब भी हम उत्पादन को बढ़ा लेंगे। 100 से 1000 से जो 2000 हो गया, तो उत्पादन बढ़ गया। तो उनका डर था कि अगर हम उत्पादन बढ़ा देंगे तो बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी, कुछ मजदूरों को हो सकता है कि काम से निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार से उनको कहना था कि उत्पादन को गिराया भी नहीं जाएगा, कि उत्पादन अगर गिरा दिया जाएगा तो जो जिस मतलब एक प्रकार से जिस संगठन का उत्पादन गिरेगा, हो सकता है कि उसको भी संगठन ने काम से निकाल दे। कि अगर एक संगठन उत्पादन ज्यादा कर रहा है, दूसरा उत्पादन कम कर रहा है, तो उसकी वजह से भी उसको रोजगार से निकाला जा सकता है। इसलिए उन्होंने प्रबंधन की संतुष्टि की बात की। उन्होंने कहा प्रबंधन कम उत्पादन को स्वीकार करता था और किसी भी को उत्पादन के लिए निकालना नहीं है। अगर कहीं भी अगर उत्पादन कम भी हो रहा है, तो भी वो संगठन से उसको नहीं निकाला जाएगा। तो मायो और उसको दल के इसके क्या निष्कर्ष मिले, उसको उन्होंने बोला कि उद्योगों को तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर बल देते समय संगठन के मानवीय पक्ष को नहीं भूलना चाहिए। और हाथोन अनुभव ने प्रबंधक हीन दक्षता को नए मिश्रण का सुझाव दिया। तकनीकी कुशलताओं के अलावा प्रबंधन को कामगारों की मानवीय स्थितियों को नियंत्रित करना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए, उनसे संवाद संपर्क रखना चाहिए। उन्होंने अनुभव भी किया कि सामाजिक और मानवीय जीवन की कीमत पर तकनीकी प्रगति और वस्तुगत जीवन पर बल अच्छा नहीं है।
अनौपचारिक जो सामाजिक प्रणाली है और औपचारिक संगठन के बीच सामंजस्य होना चाहिए, और इसके लिए मानवीय संबंधों के लिए मायो के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेकिन कुछ इसकी आलोचना भी की जाती है कि ये संगठन विहीन मानव की संज्ञा दी जाती है मेयो के विचार को। कई विचारकों का, प्रशासनिक विचारकों का मानना था कि मेयो ने अनौपचारिक संगठन को इतना ज्यादा बल दे दिया है, एक प्रकार से जो संगठन है वो मानव विहीन हो गया। लेकिन उसके भी बाद भी जो श्रमिकों का जो प्रबंधन में एक प्रकार से भागीदारी की बात की जाती है, वो वर्तमान समय में भी अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो अनुच्छेद 31 इसी की अनुच्छेद 41 जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी में, उसमें भी संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है कि श्रमिकों को प्रबंधन में अपनी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से मेयो का बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि प्रबंधक और श्रमिकों के बीच एक बैलेंस की स्थिति होनी चाहिए, और इस बैलेंस की स्थिति में ही किसी भी मनुष्य को कार्य करना चाहिए, जिससे कि संगठन अपनी उत्पादन गतिविधियों को भी बढ़ा सके और लोगों के बीच आपसी सामंजस्य को भी स्थापित किया जा सके। तो इतना विचार हाथों प्रयोग, महान प्रकाश प्रदीप्त प्रयोग और बैंक बायरिंग प्रयोग, इन सभी प्रयोग के माध्यम से हर्बर्ट साइमन ने इस प्रकार के, एल्टन मेयो ने इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले थे। अब हम अगले थिंकर के रूप में, तो व्यवहारवादी थिंकर के रूप में हम हर्बर्ट साइमन का अध्ययन करेंगे। तो हर्बर्ट साइमन का भी अध्ययन करते समय हम इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखेंगे, और निर्णय निर्माण पर जो साइमन के विचार थे कि कैसे तथ्य और मूल्य, कैसे दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किए जाने चाहिए, इसको देखेंगे। और निर्णय प्रक्रिया के क्या चरण होते हैं, किन किन चरणों में निर्णय लिया जाता है, उसको देखेंगे। फिर निर्णय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसको देखेंगे। और फिर निर्णय का जो तार्किक प्रतिमान है, उसको देखेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति थी, वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, जिसमें विभिन्न सामाजिक विज्ञान की जो विधाएं हैं, चाहे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, दर्शन हो गया, इन सभी विधाओं का से ज्ञान प्राप्त करके और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से संगठन में मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है। और इस समझने की दृष्टि में हम देखें, जो इस प्रकार की विचारधारा है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लोक प्रशासन के जो व्यवहारवादी संबंध दृष्टिकोण है, जो परंपरागत दृष्टिकोण के अपर्याप्त और अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरुद्ध फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। इसी संगठन संबंधी विचारों में हम विभिन्न विचारों को देखते हैं, जैसे एक प्रकार से संगठन गतिविधि, नौकरशाही, मानवीय संबंध, अभिप्रेरणा, इन सभी को देखते हैं। और इसी में से एक जो है वो निर्णय की प्रक्रिया भी है, तो कि किसी भी संगठन में निर्णय किस प्रकार से किया जाता है, इसका भी हमें अध्ययन करना होता है। साइमन का योगदान विशेष रूप से इसी निर्णय प्रक्रिया के क्षेत्र में रहा है। साइमन ये बात करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में किस मनुष्य को कौन से निर्णय लेने चाहिए और उसके लिए किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, इसकी बात साइमन ने अपने निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत की है। साइमन ने जो अपना कैरियर था वो म्युनिसिपल गवर्नमेंट में आरंभ किया था, और क्योंकि गवर्नमेंट में अपने कार्य अनुभव के दौरान उन्होंने फील किया कि उसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, इसका एक प्रकार से कोई बहुत बृहद सिद्धांत नहीं था। और इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने बोला कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार निर्णय लिए जाने चाहिए, इसका अध्ययन करना भी जरूरी है। तो इसी कारण से जो कुछ विद्वान है वो के अनुसार जो मैक्स वेबर थे, उन्होंने संगठन की संरचना पे बात की कि नौकरशाही कैसे बनती है, नौकरशाही कैसे कार्य करती। लेकिन साइमन ने इसी के क्रिया विज्ञान की चर्चा की कि नौकरशाही कैसे निर्णय को लेती है और किन परिस्थितियों में निर्णय को लेती है, इसका अध्ययन करती है। साइमन ने जो निर्णय का अपना सिद्धांत दिया था, उन्होंने इस अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो उन्होंने 1941 में लिखी थी,
उसमें दिया था। ये जो पुस्तक है ये निर्णय निर्माण के क्षेत्र में बहुत ही मील का पत्थर साबित हुई। और ये मैक्सिमम एग्जाम्स में ये इस पुस्तक के बारे में पूछा भी जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक साइमन की है। इसके साथ साथ उन्होंने एक अन्य पुस्तक फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखा। और इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत में कैसे लागू किया जाए इसकी बात की थी। और निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण करने में उनकी जो योगदान था, जो उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में उन्होंने 1978 ईस्वी में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से फैक्ट है जो कि साइमन के बारे में हमें जानना चाहिए कि उन्हें 1978 ईस्वी में निर्णय प्रक्रिया के क्षेत्र में अपने योगदान के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार उनको अर्थशास्त्र के सेक्टर में प्रदान किया गया था कि अर्थ इकोनॉमिक गतिविधियों को संचालित करते समय किस प्रकार निर्णय लेनी चाहिए, इसमें जो उनका योगदान था, कार्य था, उसी के कारण 1978 में नोबेल पुरस्कार साइमन को प्रदान किया गया था। आइए साइमन ने जो अपना निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया था उनके ऊपर एक प्रकार से देखें तो 2-3 चिंतकों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था। उसमें उन्होंने मेरी पार्केट फॉलेट और एल्टन मेयो के साथ साथ जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो चेस्टर बर्नार्ड की जो पुस्तक की फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। तो इस प्रकार इन तीनों विचारकों का, मेरी पार्कर फॉलेट, एल्टन मेयो और चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव का, इन तीनों ही विचारकों का प्रभाव साइमन के ऊपर, निर्णय निर्माण के ऊपर पड़ा। आइए देखते हैं कि साइमन ने अपने निर्णय निर्माण के विचार किस प्रकार से दिए और कौन कौन से विचार उन्होंने निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत दिए। तो साइमन का मानना था कि इस संगठन का प्रमुख कार्य होता है वो निर्णय निर्माण ही होता है। संगठन हर समय निर्णय की ही गतिविधि करता है और उन्होंने अपने शोध का जो केंद्र था वो निर्णय प्रक्रिया को ही माना। और साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के लगभग सभी पहलुओं पर व्यवस्थित विश्लेषण किया कि कैसे कोई भी संगठन निर्णय लेता है, उसका उन्होंने अपने अध्ययन का विषय बनाया और संगठन में वास्तविक रूप से निर्णय कैसे लिए जाते हैं इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया। सबसे पहले साइमन ने बोला कि निर्णय होते क्या हैं, इसको भी जानना जरूरी है। तो साइमन के अनुसार निर्णय दो से अधिक विकल्पों में से जो श्रेष्ठ तार्किक चयन है, और साइमन के अनुसार निर्णय जो है वो किसी भी समस्या के समाधान का रास्ता प्रस्तुत करता है। तो साइमन के अनुसार जो निर्णय होता है वो 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प को चुनना होता है और संगठन में जो समस्या होती है उसके समाधान की जरूरत निर्णय निर्माण के द्वारा पूरी की जाती है। अतः संगठन के हर स्तर पर साइमन का मानना था कि चाहे संगठन में ऊपरी अधिकारी हो या निम्न अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी जो एक प्रकार से संगठन में मुख्य भूमिका में हो, वो हर समय क्या करता है, उनका मानना था कि वो हर समय निर्णय लेने के मानसिकता में होता है, क्योंकि संगठन में हर समय निर्णय लिया जाता है। तो निर्णय क्या है इसकी बात किया उन्होंने। इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि जो संगठन में जो निर्णय लिए जाते हैं उसका आधार क्या होता है, किस आधार पे कोई अधिकारी, चाहे वो निम्न अधिकारी हो या उच्च अधिकारी हो, वो किस आधारों पर निर्णय लेता है। इसके लिए साइमन का मानना था कि जो निर्णय लिए जाते हैं या तो वो वैल्यू एडेड डिसीजन होते हैं, मूल्य आधारित निर्णय होते हैं, या तथ्य आधारित निर्णय होते हैं। तो साइमन के अनुसार कोई भी जो निर्णय होगा मूल्य तथा तथ्य पर आधारित होगा और इन दोनों का समायोजन भी हो सकता है कि किसी भी निर्णय को लेते समय मूल्यों का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया और तथ्यों का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया। साइमन के अनुसार मूल्य एवं तथ्य परस्पर उलझे होते हैं एवं निर्णय में कई मूल्य तथा तथ्य हो सकते हैं। हो सकता है कि एक ही निर्णय जब करें तो उसमें कई मूल्य हो,
और कई तथ्यों और उन कई मूल्यों और तथ्यों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। और मूल्यों को परिभाषित करते हुए साइमन कहते हैं कि मूल्य रुचियों की प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। तो मूल्य होता है वो आपको क्या प्रेफरेंस है आपका, उसको व्यक्त करता है। और ये जो मूल्य होते हैं वो परिवर्तनशील होता है, जबकि जो तथ्य होते हैं वो व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होते हैं एवं सार्वभौमिक होते हैं। कोई भी जो फैक्ट होगा वो एक व्यक्ति के लिए दूसरा नहीं होगा और दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ वो दूसरा नहीं होगा। व्यक्ति फैक्ट हमेशा फैक्ट ही रहेगा। जैसे 2+2 अगर 4 होता है तो किसी व्यक्ति के लिए वो 5 नहीं हो सकता है। तो यही कहते हैं कि जो तथ्य होते हैं वो परिवर्तनशील नहीं होते, लेकिन जो मूल्य होते हैं वो समय और काल के अनुसार या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक अंतर होता है उसके कारण से उनमें कहीं ना कहीं मूल्यों में परिवर्तनशील होते हैं। और साइमन के अनुसार मूल्य हर निर्णय को अलग बना देते हैं और किसी भी स्तर पर हम सभी मूल्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए साइमन का उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कोई भी स्टूडेंट हो वो अगर किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है और इंटरव्यू देते जाते समय उसने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो व्यक्ति घायल अवस्था में रोड पर पड़ा हुआ है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। और जिस स्थान पे उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वहां से उस कैंडिडेट को इंटरव्यू देने जाने के लिए आधे घंटे लगेंगे और उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। तो यहां पे एक तथ्य यह है कि उसको इंटरव्यू देने जाने के लिए आधा घंटा लगेगा और उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने जाने में 2 घंटे लगेंगे। तो वो अपने किसी डॉक्टर से भी बात कर लिया जो उसका दोस्त हो, बोलता है कि अगर इस व्यक्ति को नहीं पहुंचाएगा 2 घंटे, ये व्यक्ति मर जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसके सामने मूल्यों का भी संकट है। उसका मूल्य एक प्रकार से देखा जाए तो ये होगा कि उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को वो छोड़ ना दे, उसकी जान को भी बचाने का प्रयास करे। और फैक्ट ये कह रहा है कि अगर आधा घंटा के अंदर वो इंटरव्यू देने नहीं पहुंचा, उसमें एक और कंडीशन जोड़ देते हैं कि वो उसका अंतिम अटेम्प्ट था, उसके बाद उसको उस एग्जाम को देने का मौका नहीं मिलेगा। उसमें एक और वैल्यू को ऐड कर सकते हैं कि उसके पिता की बहुत ही तबीयत खराब है और उसको नौकरी की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर नौकरी उसको नहीं मिलेगी तो वो अपने पिता का भी इलाज नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पे फैक्ट तो 2 हैं बस, कि उसको या हॉस्पिटल जाने में 2 घंटे लगेंगे और उसको इंटरव्यू दे जाने में आधे घंटे का बस समय बचा हुआ है। और मूल्य ढेर सारे हैं कि किसी भी व्यक्ति को घायल अवस्था में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसके स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहिए। दूसरा मूल्य है कि उसके पिता के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं, उसका भी उसको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उसके पास मूल्यों का संकट है। एक अन्य उदाहरण देते हुए कहते हैं साइमन की, अगर मान लीजिए कोई सरकार है, उसको कोई पनडुब्बी जहाज खरीदनी है और उस पनडुब्बी विमान को खरीदने के लिए उसको धनराशि चाहिए कि मान लीजिए उसको 200 करोड़ रुपए लगेंगे किसी भी पनडुब्बी को खरीदने के लिए। तो यहां पे ये एक फैक्ट हो गया कि 200 करोड़ रुपए चाहिए तभी उसको कोई भी सरकार उस पनडुब्बी जहाज को खरीद पाएगी। लेकिन उस पनडुब्बी जहाज को वो देश किस देश से खरीदे वो उसके वैल्यू के ऊपर निर्भर करेगा। वो इजराइल से भी खरीद सकता है, वो अमेरिका से भी खरीद सकता है, वो ब्रिटेन से भी खरीद सकता है। तो साइमन कहते हैं कि अतः साइमन के अनुसार जो निर्णय की प्रक्रिया है इसमें तथ्य और मूल्यों दोनों को शामिल करना चाहिए। तथ्य क्या है? वो एक प्रकार से वास्तविकता है, एक जमीनी सच्चाई है। और मूल्य से आशय है कि जो निर्णय करता है, जो डिसीजन जिसको लेना है, उसमें निजी कौन सी चीज को पसंद करता है और कौन सी चीजों को नहीं पसंद करता है। तो इन दोनों का ध्यान साइमन के अनुसार निर्णय लेने में रखना चाहिए। साइमन के अनुसार जो नीति निर्धारण है
करते समय जो मूल्य निर्णय होते हैं, जबकि जो नीति क्रियान्वयन होते हैं वो तथ्य निर्णय होते हैं। अर्थात नीति निर्धारण करते समय मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए और जो नीति का क्रियान्वयन करना चाहिए उस समय तथ्य को ध्यान रखना चाहिए। अर्थात राजनीति का जो संबंध होता है वो मूल्य प्रधान निर्णयों से होता है कि क्या अच्छा होना चाहिए। जो पॉलिटिशियन होंगे वो हमेशा ये विचार करते हैं कि समाज के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, और जहां ये चाहिए का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां वैल्यू आ जाता है। और प्रशासन का जहां संबंध होता है वो तथ्य प्रधान निर्णयों से होता है। जैसे प्रशासन ने ये अगर निर्णय ले लिया कि कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाया तो उसका 1000 रुपए का पनिशमेंट लगेगा, तो एक प्रकार से क्या है, ये फैक्ट ओरिएंटेड डिसीजन है। और राजनीति हमेशा मूल्य आधारित होती है। तो इसी आधार पे तो साइमन कहते हैं कि जो निर्णय लेते समय निर्णय की वैज्ञानिकता का भी परीक्षण किया जाना चाहिए। साइमन कहते हैं कि निर्णय तभी अधिक तार्किक और वैज्ञानिक होंगे जब वे तथ्य पर अधिक अवलंबित होंगे। अतः निर्णयकर्ता को चाहिए कि वह अपने निर्णय को अधिकाधिक तथ्य आधारित करे। मूल्य निरपेक्षता रखकर ही निर्णय वैज्ञानिकता के निकट पहुंच सकेंगे। क्योंकि अगर निर्णय करने वाला हमेशा वैल्यू में फंसा रहेगा तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैल्यू वो क्या है, वो समय समय पे बदलते रहते हैं। हो सकता है कि अगर मूल्य को ध्यान में रखकर कोई निर्णय एक समय ले लिया गया, लेकिन वो निर्णय हो सकता है कि कुछ समय के पश्चात उसमें वैल्यू में परिवर्तन होने के कारण वो निर्णय ही अप्रासंगिक हो जाए। तो वैल्यू को यद्यपि के निर्णय निर्माण का पार्ट बनाना चाहिए, लेकिन उसको ऊपर ज्यादा फोकस न करके कहीं ना कहीं तथ्य को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। और कभी कभी मूल्य निरपेक्ष रहकर ही निर्णय को भी लिया जा सकता है। और इसी क्रम में प्रशासनिक विज्ञान जो है वो जो निर्णय प्रक्रिया वो कैसे कैसे चरण से गुजरता है इसके भी बात साइमन करते हैं। इसके लिए उन्होंने अन्वेषण की बात की, प्रारूपण की बात की और फिर कैसे चुनाव करेंगे निर्णय की इसकी भी बात की। अन्वेषण के अंतर्गत साइमन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है वो अन्वेषण होता है, जिसमें निर्णय लेने के लिए आवश्यक वातावरण को समझा जाता है कि किस इन्वायरमेंट में ये निर्णय लेना है, और समस्या को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तकनीकी पहलुओं को समझा जाता है कि जो समस्या वर्तमान में है इसके पीछे कौन से सोशल फैक्टर्स हैं, कौन से इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं, कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। जैसे यदि भारत सरकार बेरोजगारी दूर करना चाहती है तो उसे सोचना पड़ेगा, उसमें रिसर्च करना पड़ेगा कि किस सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो या उद्योग का सेक्टर हो, कि किस सेक्टर में कितने रोजगार हैं और आने वाले भविष्य में कितने रोजगार का क्रिएशन किया जा सकता है, और इन रोजगार के क्रिएशन में कितनी अन्य समस्याएं भी आ सकती हैं। जैसे अगर रोजगार का क्रिएशन होगा तो फंड की समस्या आ सकती है, रोजगार का क्रिएशन कंपटीशन की समस्या आ सकती है, भाई भतीजावाद की समस्या आ सकती है। तो इन समस्याओं से भी कैसे हम दूर करेंगे, ये अन्वेषण का विषय है। एक प्रकार से इन्वायरमेंट का अध्ययन किया जाए, इस इन्वायरमेंट में कैसे निर्णय लिए गए। दूसरा उन्होंने बोला इसके अंतर्गत प्रारूपण किया जाना चाहिए। साइमन के अनुसार जो दूसरा चरण होता है वो प्रारूपण गतिविधि का है, इसमें अनेक विकल्पों का विकास किया जाता है। जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया कि जो निर्णय होता है वो कई विकल्पों के बीच में से श्रेष्ठ विकल्प को चुनने की एक प्रोसेस होता है। तो इसी क्रम में साइमन ने भी बोला कि जो हम अपने प्रारूपण गतिविधि के अंदर अनेक विकल्पों का विकास करेंगे और विकल्पों के आधार पर ये देखा जाएगा कि किस निर्णय में कितना लागत लगेगा और उसमें कितने लाभ का अर्जन किया जा सकेगा। एक प्रकार से लागत और लाभ का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा और इस तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ये देखा जाएगा कि किस
निर्णय को लेने से कम लागत लगेगा और लाभ ज्यादा अर्जित किया जाएगा। तो इसके कारण जैसे अगर कार्य के बदले योजना या कुटीर उद्योग का विकास या कृषि आधारित रोजगार का विकास करना है, या दुग्ध रोजगार है, फल फूल है, जो इतनी सारी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के कारण ही क्या हुआ, भारत सरकार ने एक प्रकार से मनरेगा लाया और मनरेगा के माध्यम से इन सभी गतिविधियों को संचालित किया जा सके। जैसे हम वर्तमान समय ग्रामीण समय मुर्गी पालन, तालाबों का विकास, ये सभी कार्य जो है एक प्रकार से मनरेगा की गतिविधियों के अंतर्गत संचालित करते हैं। तो एक प्रकार से इन सभी सेक्टर्स में रोजगार देने के लिए क्या किया गया, एक निर्णय लिया गया कि मनरेगा को इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये जो लाभ और लागत का तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि कितना लागत से कितना लाभ अर्जित किया जाएगा, जिससे रोजगार भी क्रिएट हो सके। जो तीसरा तरीका था वो चुनाव का था, जब प्रारूपण भी हो जाए तो उसके बाद हम चुनाव करते हैं कि जितने भी विकल्प इन सभी समस्याओं को दूर किया करने के लिए हैं, उनका एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और अंततः तीसरे चरण में सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है और यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन से स्कीम को लागू किया जाए जिससे सभी लोगों तक लाभ को पहुंचाया जा सके। लेकिन साइमन का कहना है कि ऊपर से प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है उतनी सरल यह होती नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया में अनेक चरण शामिल हो सकते हैं और यह हो सकता है कि यह प्रक्रिया हर चरण में जो व्हील विदिन अप्रोच है उसको फॉलो ना करे और इससे संगठन में सबसे महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया माना जाने लगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि साइमन निर्णय निर्माण में केवल उच्च स्तर तक ही सीमित नहीं मानता, बल्कि उनका यह पहल था कि यह प्रक्रिया संगठन के प्रत्येक चरण में होना चाहिए और एक बार निर्णय लेने के पश्चात निर्णय प्रक्रिया का अंत नहीं हो जाता है, बल्कि एक निर्णय को लागू करने के लिए छोटे छोटे अन्य निर्णय भी लेने होते हैं। इसलिए साइमन संगठन को निर्णय का पर्याय मानते हैं और कहते हैं कि संगठन में होने वाला शोध इसी निर्णय प्रक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए और निर्णय प्रक्रिया पर केंद्रित होगा तो जो निर्णय लिया जाएगा वो सभी लोगों के भलाई के लिए होगा। इसके बाद साइमन ने निर्णय के प्रकार की भी बात की। इन्होंने एक प्रकार से जो प्रकार था उनका पहला प्रकार था वो कार्यक्रमिक निर्णय था, प्रोग्राम डिसीजन की बात करते हैं। यह निर्णय संगठन में क्या होता है, दिन प्रतिदिन लिए जाते हैं, अतः इसमें उच्च स्तरीय कर्मचारी भी निर्णय ले सकते हैं और निम्न स्तरीय कर्मचारी भी निर्णय लेते हैं। निर्णय जो निश्चित और पूर्व स्थापित प्रक्रिया के आधार पर लिया जाएगा और इस निर्णय का जो प्रभाव होता है वो ऊपरी लेवल से लेकर निचले लेवल सभी कर्मचारियों के ऊपर पड़ता है। और जो दूसरा प्रकार निर्णय का साइमन ने बताया वो गैर कार्यक्रमिक निर्णय है। यह वह निर्णय होते हैं जो संगठन में कभी कभी लिए जाते हैं, अतः इसमें अत्यधिक समझदारी की आवश्यकता होती है, इसलिए यह उच्च स्तर पर लिए जाते हैं। क्योंकि जब जो किसी भी संगठन का या किसी भी उद्योग का जो उच्च स्तर का कर्मचारी होगा उसके पास ज्यादा समझ होती और इस प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए उसकी भूमिका बनती। तो साइमन का मानना जो दूसरे प्रकार के निर्णय हैं इसलिए अनियोजित होते हैं क्योंकि इसके लिए कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं होती। ये निर्णय किसी निश्चित संरचना के नहीं होते और लगभग हर बार इसके मतलब निर्णय बदलते हुए दिखेंगे। वस्तुतः ऐसे निर्णय ऐसी समस्याओं से संबंध रखते हैं जिनका स्वभाव का पुनरावृत्ति का नहीं होता, अपने ये नए रूप से प्रकट होते रहते हैं। एक बार समस्या का समाधान कर दिया गया उसके बाद ये समस्या दूसरे रूप में आ सकती और दूसरे रूप में समस्या के आने के बाद इसका समाधान भी एक प्रकार से नए निर्णय के तहत होता है। स्पष्ट है कि जो नियोजित के बजाय अनियोजित निर्णय लेने में विवेक की अधिक जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एट ए टाइम ये निर्णय लेना होता है। उदाहरण के लिए अगर
कोई भी अगर व्यक्ति जहाज में यात्रा कर रहा है और उस समय अगर कोई कोई अननेचुरल गतिविधि अगर होती है, तो उस समय जो निर्णय लेने वाला हो, उसको बहुत ही ज्यादा विवेक का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अगर वो विवेक का प्रयोग नहीं करेगा तो बहुत ही ज्यादा हानि हो सकती है लोगों की। ऐसी परिस्थिति में हम साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत को समझ सकते हैं। थैंक यू।